हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो उसी रेशियो में रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती। आप चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप की रिएक्शन एग्जाम्पल होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल होती है। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, कैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाती है, ये सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इतने अच्छे तरीके से इस ट्रिक से समझेंगे कि इसके बाद जो अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आप खुद भी कर पाएंगे। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई कि भाई वो रिएक्शन जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, जीरो हो। नाम से ही पता चल रहा है, तो वो रिएक्शन जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, जीरो, वो किसके एग्जाम्पल होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए समझिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है इस टाइप से, ए गिव्स पी, रिएक्टेंट ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी बन रहा है। अगर मैं बात करूं t इज इक्वल टू ज़ीरो पर, t इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो रिएक्टेंट ए की मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेता हूँ स्मॉल ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मुझे ये बताइए t इज इक्वल टू ज़ीरो पर प्रोडक्ट कितना बनेगा। t इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट इस टाइम पे कितना हो जाएगा, जीरो। अब कुछ समय बाद यानी एट t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर, इस t इज इक्वल टू टी का मतलब होता है थोड़े टाइम बाद। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होते रहेंगे और उसी रेशियो में प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो मान लिए t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर प्रोडक्ट बना x, प्रोडक्ट कितना बना, x। तो मुझे ये बताइए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t इज इक्वल टू टी सेकेंड पर कितनी होगी। बिल्कुल सही, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, स्मॉल a थी, प्रोडक्ट कितना बन गया, x बन गया। तो a में से x चला गया तो पीछे कितना रिएक्टेंट बचेगा, बिल्कुल सही, a माइनस x। तो यहाँ पे स्मॉल a इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और x इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t एंड a माइनस x इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। क्या हो गया, a इज द initial concentration of reactant, x is the concentration of, किसकी concentration नहीं है, प्रोडक्ट की concentration of product at time t, और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पीछे कितना रिमेनिंग रिएक्टेंट है। तो a माइनस एक्स इज द concentration of remaining reactant at time t। ये a क्या होता है, x क्या होता है, a माइनस एक्स क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझ पाए तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। कोई भी अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखा करें कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन रेट लॉ क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आप पिछले वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। देखिए, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए की कंसंट्रेशन। और चूंकि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अब क्या होता है
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है कि रेट लॉ में जो रिएक्टेंट है उनकी पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 0, तो रेट लॉ में रिएक्टेंट की पावर का सम कितना हो जाएगा 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपन मान के चल रहे हैं कि जो रिएक्शन है कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे अपन कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। क्लियर। अब इधर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे dx क्या हो गई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, x क्या लिया अपन ने प्रोडक्ट लिया ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के सेंस में भी देख सकते हैं और प्रोडक्ट के सेंस में भी देख सकते हैं। अपन यहाँ पे प्रोडक्ट के सेंस में लेकर चल रहे हैं, एक ही बात है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। रेट ऑफ रिएक्शन को dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं इजिकल टू k, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है ना, और 1 इंटू k क्या आएगा k ही आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आई कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किसके बराबर होगी, रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। तो अब देखिए अगर मैं आप बात करूं अगर मैं पूछूं आपसे ग्राफ बनाइए रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके लिए ग्राफ बनाना है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो किस टाइप का ग्राफ आएगा क्या आप बता सकते हैं? ग्राफ किस तरीके से बनते हैं, कैसे स्लोप आता है, क्या इंटरसेप्ट बनता है, ये सारी ट्रिक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने पर किस तरीके से ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे ग्राफ खुद ही बना पाएंगे। देखिए इधर इस इक्वेशन 1 में देखिए dx अपॉन dt क्या रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है? क्या यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन आया? नहीं आया। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप कितना भी चेंज कर दो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट के लिए इस टाइप का ग्राफ आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो भाई यहीं से बनता है कि ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब आगे देखिए इधर अब क्या करते हैं अपन इक्वेशन 1 को क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं। t को हमेशा किसके पास में ले जाना है k के पास ले जाना है। जो अभी कर रहे हैं ये चीज़ अपने को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी करनी है, तो अगर ये अच्छे से समझ गए तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद ही उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इधर तो मैं क्या कर रहा हूँ इस dt को किसके पास ले जा रहा हूँ k के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा भाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्लियर। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 का अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे जब अपन dx इज इक्वल टू k, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो k तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अपन किसकी करेंगे सिर्फ dt की करेंगे। क्लियर। आप घबराए नहीं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन केमिस्ट्री में कहाँ आ गया, आपको सिर्फ इतना ही, सिर्फ ये स्टेप इतना ही सिर्फ इंटीग्रेशन और ये केमिस्ट्री में आ रहा है, और कहीं भी किसी भी जगह केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। क्लियर। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टेप ध्यान रखना है बस। इधर देखें तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा x बचा, और यहाँ पे k, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो सिंपल क्या बचा x इज इक्वल टू के टी। और चूंकि अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसके साथ में ही एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू यहाँ पे अपने को लिखनी पड़ेगी। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी साथ में आता है। आप चाहे इसे c से रिप्रेजेंट करो या i से रिप्रेजेंट करो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, कैसा ही इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है। अब इधर देखें, अब अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की अपन वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालकर अपन वापस इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन
कैलकुलेशन फॉर इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में यहाँ पे रखेंगे तो एक नई इक्वेशन अपने सामने आ जाएगी। देखिए तो जब भी अपने को सी की वैल्यू निकालनी है अपने को टी इज इक्वल टू हमेशा कितना लेना है 0। टी इज इक्वल टू 0 का मतलब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो टी इज इक्वल टू 0 पर बताइए एक्स बराबर क्या होगा भाई। टी इज इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और एक्स का मतलब क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0। तो जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करेंगे। जब भी सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना टी इज इक्वल टू 0 रखना है, जहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर। अब ये वैल्यू अपने को किस में रखनी है इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में एक्स कितना रखना है 0 इज इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू कितनी रखनी है 0 प्लस सी। तो ये भी 0 ये भी 0 तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0। यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 0। अब इक्वेशन 2 में अपन सी की वैल्यू कितनी रख देंगे 0। तो 0 रखने पर एक्स की वैल्यू सिर्फ कितनी आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू के टी। क्या करेंगे अब पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब यहाँ पे 0 वैल्यू रख देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सिंपल k इंटू टी। ये सिंपल सी अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन आई इसी को अपन इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इंटीग्रेटेड वर्ड क्यों आया, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया इंटीग्रेशन यूज़ किया है। तो ये जो इक्वेशन 3 आई ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो ये 12th में डेरिवेशन पूछी जाती है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो x इज इक्वल टू के टी इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक। अब देखें, अब ध्यान से देखना भैया। इफ ये ए नॉट का मतलब क्या हो गया कि अपन ने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन ने कितनी ली है ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। और ए टी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। क्लियर। टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है ए टी और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ए नॉट। तो मुझे ये बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू एक्स। क्या ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। देखिए ए नॉट क्या हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या हो गया टाइम टी पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बनता है। तो जिस रेशियो में जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि मान लीजिए 10 लड्डू है, आपने 10 लड्डू आपके सामने पड़े हैं। क्लियर। अभी 10 लड्डू है और कुछ टाइम के बाद आपके सामने सिर्फ 5 लड्डू ही रहे, तो बाकी के 5 लड्डू कहाँ गए आपके पेट में रहे। ठीक इसी तरीके से इनिशियल कितने थे रिएक्टेंट, मान लो 10 थे, कुछ टाइम के बाद अब रिएक्टेंट कितने बचे 5 बचे, यानी कि 10 माइनस 5 बाकी के 5 कहाँ गए, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अगर अपन करेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। उसी तरीके से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट मान लीजिए 10 था, बाद में कितने बचे 5 बचे, तो बाकी के 5 कहाँ गए पेट में गए, बाकी के 5 कहाँ किस में कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करके मैं इसको निकाल सकता हूँ। क्लियर। अब देखें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस ए टी लिखा जा सकता है। तो अब क्या हो रहा है देखिए इधर
पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, a नॉट माइनस ए टी। तो क्या आ जाएगा देखिए, a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी। क्लियर। यहां से ए टी बराबर क्या आएगा भैया, ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से इधर देखिए ए नॉट माइनस के टी। क्या ये रिलेशन आएगा या नहीं आएगा? क्लियर। कुछ नहीं किया, इसको उधर भेजा, इसको इधर लाए तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इधर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर देखें, अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम टी के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो किस तरीके से ग्राफ आएगा। देखिए इधर मैं आपको बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस पे अपन ने टी लिया है, और जो अपन एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ होती है, माइनस के यहाँ पे क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ होती है उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस के, यानी स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और जब भी स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन किस टाइप से आती है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये सारी चीज़ें ग्राफ बनाना, मैं ग्राफ बनाने के एक सिंपल सी ट्रिक एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए इधर। तो ये वाला कर्व आ जाएगा। तो यहाँ पे इस कर्व की लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी भाई, टी के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस के है, तो इस स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के। और ओरिजिन से लेकर ये जो गैप कहलाता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा इसके आगे प्लस या माइनस में जो भी चीज़ हो वो उसका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस में क्या है, ए नॉट है, ए नॉट क्या हो गया इसका इंटरसेप्ट, ए नॉट पॉजिटिव है आगे, तो ये जो लाइन आएगी वो ओरिजिन से ऊपर आएगी, ओरिजिन से नीचे नहीं आएगी। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, ए नॉट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या कर देंगे, ऐसा ग्राफ दे देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम के बीच में ग्राफ दे देंगे, और ग्राफ देखकर आपको पूछ लेंगे कि बताइए कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, या पूछ लेंगे इस कर्व का, इस ग्राफ का, इस लाइन के स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ। तो ग्राफ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।